सर्विस को प्रॉपर तरीके से करा जाए, तब उसके बाद सिविल सर्विस की स्टार्टिंग फेज इंडिया में होता है। और सिविल सर्विस के स्टार्टिंग फेज में धीरे धीरे कॉर्नवालिस कोशिश करता है एक तो करप्शन को कम किया जाए, और करप्शन को कम करने का तरीका क्या है भी, करप्शन लोग करते हैं इकोनॉमिक रीजन की वजह से या सोशल रीजन की वजह से। वो सारी फैसिलिटी वो अवेलेबल करा देता है। मंथली आपको सैलरी मिलेगी 1500 रुपए पर मंथ। इसे आप आज के 1.5 लाख से कंपैरिजन कर सकते हो, इतनी सैलरी मिनिमम आपको होगी। साथ में ही आप लोगों को गिफ्ट लेना अलाउ नहीं होगा, और ना ही आप लोगों को अपना प्राइवेट बिजनेस करना अलाउ होगा। इससे क्या होता है कि भाई प्राइवेट बिजनेस आप लोग करते हो तो कई बार गवर्नमेंट टेंडर को आप लोग उन लोगों को दे देते हो। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये लोग एक ट्रेनिंग सेंटर बंगाल में स्टेब्लिश करेंगे, वैली जली आएगा और फोर्ट विलियम की स्टेब्लिश करेगा एज अ ट्रेनिंग सेंटर। फिर बाद में ब्रिटिश लोग कहेंगे इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है, तो हम लोग लंदन में ही ट्रेनिंग देंगे। तो ये इंडिया में सिविल सर्विस की स्टार्टिंग फेज और उसका पर्पस था। और फिर उसके बाद हमने देखा पुलिस। पुलिस का जो काम होता है वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इंडिया में जो भी लोग रिवॉल्ट करते हैं उसको एक तरीके से सही से देखना, ये सारे काम इन्होंने पुलिस को दिए। और पुलिस को भी इस्टेब्लिश करने में एज अ फादर कॉर्नवालिस एक इंपॉर्टेंट रोल था। शुरुआती स्टेज में ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में एक डायरेक्टरेट की तरह एक बंदे को अपॉइंट करता है, और उसके नीचे कुछ चौकियां या छोटी छोटी सब ब्रांचेस क्रिएट करता है। और ये सब ब्रांचेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाला पर्सन ग्राउंड लेवल पे नहीं जा सकता तो कम से कम ये चौकियां जो हैं ये ग्राउंड लेवल पे कंट्रोल कर लें। और ग्राउंड लेवल पे अगर ये कंट्रोल करेंगे तो आसानी से हम लोग इंडियन लोगों पे कंट्रोल एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और इसका हेड किसे बनाएंगे, दरोगा या सब इंस्पेक्टर आज के टाइम के हिसाब से, वो इसका हेड होगा। और फिर धीरे धीरे और ये रिफॉर्म करेंगे। 1860 में ये लोग एक कमीशन बनाएंगे पुलिस के लिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसने जो भी सजेशन दिए 1861 का एक्ट बनेगा। और 1861 के एक्ट के थ्रू बहुत सारे उसमें प्रोविजन होंगे कि भाई कैसे इंडिया में पुलिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तो किया ही जाए, साथ में ही उसके साथ साथ हम इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर के लिए और क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। जिसे पुलिस वालों को थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए, पुलिस को अगर किसी पे सस्पेक्ट है तो उसको अरेस्ट करने का राइट हो, ये सारी चीजें होंगी। इससे क्या होगा, फियर भी क्रिएट होगा, और साथ में बहुत सारे लोग इंडियन जो ब्रिटिश पुलिस है उसका एक तरीके से बातें भी मानना स्टार्ट करेंगे। और फिर उसके बाद एक और कमीशन ये लोग बैठाएंगे, फ्रेजर एक पर्सन होगा, फ्रेजर उसके लीडरशिप में एक और कमीशन बैठेगा पुलिस का। और फ्रेजर और सारी चीजें कहेगा कि भाई हमें सीक्रेट एजेंसी स्टेब्लिश करनी चाहिए। और फिर फ्रेजर की जो कमीशन है उसके बेसिस पे ही इंडिया में सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और सीबीआई क्या करती है, एज अ सीक्रेट एजेंसी, कि भाई इंडिया में नेशनलिज्म जो मूवमेंट है वो किस लेवल पे है, और अगर ज्यादा है तो उसको प्रेशराइज किया जाए। और ये सारी चीजें हमें दिखती है। 1919 का आपने देखा होगा इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला इंसिडेंट। तो वो उसमें पुलिस की चीजें दिखती है कि पुलिस कैसे इंडियन लोगों में फियर क्रिएट करना चाहती थी। तो जनरल डायर जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट करता है उसका मेन पर्पस यही था, इंडियन नेशनलिज्म को थोड़ा सा वीक करना। और वीक करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा हार्ड मैसेज लोगों की तरफ भेजना कि अगर आप लोग हमारे खिलाफ उठोगे तो हम लोग आप लोगों को या तो गोलियों से या वैसे ही मार देंगे। और जब मरने की बात आएगी तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फैमिली में दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म मूवमेंट को थोड़ा वीक करने का इन लोगों ने कोशिश की। और फिर उसके बाद इन लोगों को जरूरत पड़ी आर्मी की। आर्मी की जरूरत दो तरीके से थी। पहला, इंडियन टेरिटरी, उसका एक्सटर्नल जो थ्रेट है, बहुत सारे अफगानी रूलर या वेस्टर्न साइड से बहुत सारे अरब, ईरान, यहाँ से बहुत सारे अटैकर आते थे, पहले तो उनसे इंडियन टेरिटरी को सेव करना। और दूसरा, एक्सपेंशन करना ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पॉलिसी का। एक्सपेंशन एशिया में भी करना,
अफ्रीका में भी करना, अदर यूरोपियन जो कंट्रियां उनको एज अ कंपटीशन दे रही थी उनको डिफीट करना, ये सारा इनकी आर्मी का मेन पर्पस था। और साथ में ही इंडियन जो रूलर थे उनको भी अपने अंडर कंट्रोल करना, जब जरूरत पड़े तब उनके साथ बैटल लड़ना, और जब जरूरत ना पड़े तो उन्हें अपने अंडर कर लेना, चाहे सब्सिडरी अलायंस हो या फिर पॉलिसी ऑफ लैब्स हो, उन सब में इन लोगों को कुछ ना कुछ चीजें एक तरीके से करनी पड़ेंगी, और उसके लिए इनकी आर्मी सबसे बड़ी यूज है। और मेजर फ्यूजीवारा वो एक तरीके से इनके आर्मी के फाउंडर थे, और उन्होंने धीरे धीरे मद्रास में पहली बटालियन क्रिएट की ब्रिटिश की, और वहीं से इनकी आर्मी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग। और इस आर्मी में इंडियन लोगों और ब्रिटिश के जो लोग थे उनके बीच काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इंडियन लोगों को सूबेदार की पोस्ट से आगे कहीं भी अलाउ नहीं था कि वो लोग उससे ज्यादा प्रमोशन ले, और साथ में ही बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थी वो तो बिल्कुल इंडियन लोगों को नहीं दी जाती थी, कि ब्रिटिश लोगों को लगता था कि भाई इंडियन लोगों को देंगे तो नेशनलिज्म प्रमोट होगा, नेशनलिज्म प्रमोट होगा तो हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट ये लोग अपनी पावर का मिसयूज करना स्टार्ट करें। तो ब्रिटिश लोग हमेशा इस चीज से डरते रहे, तो डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था। इंडियन लोगों को कम सैलरी मिलती थी, ब्रिटिश लोगों को हाई सैलरी मिलती थी, फूड में भी डिस्क्रिमिनेशन था, रेस्पेक्ट में भी डिस्क्रिमिनेशन था, ये सारी चीजें थी। और फिर उसके बाद 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ, तो उसमें जो हमारी बहुत सारे सोल्जर थे वो भी इन्वॉल्व थे, तो ब्रिटिश लोगों को काफी डेंजर लगा। और 1857 के रिवॉल्ट के बाद इन्होंने कुछ सीख लेते हुए इन लोगों ने क्या किया, बैलेंस करना स्टार्ट किया यूरोपियन को या ब्रिटिश को इंडियन लोगों से। तो बंगाल में जो इनकी आर्मी थी, इनके तीन ही प्रोविंस थे, बंगाल, मुंबई और मद्रास। तो बंगाल में क्या किया गया, 2:1, हर दो इंडियन के पीछे एक ब्रिटिश। मद्रास, क्योंकि बंगाल वाली जो आर्मी थी उसने सबसे ज्यादा रिवॉल्ट किया था, और मद्रास और बॉम्बे इन दोनों में क्या किया, 5:2, हर 5 इंडियन पर 2 ब्रिटिश। और साथ में ही जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, चाहे वो कैटलरी वाली हो या बड़े बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट हो, उस पर जो सारा कंट्रोल था वो ब्रिटिश लोगों ही था, और उन्हीं को एज अ ऑफिसर अपॉइंट किया गया। तो ये ब्रिटिश आर्मी की थी, और फिर इन लोगों ने रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे बहुत सारी बटालियन बनाई। उसका रीजन था इंडियन लोगों के इंटीग्रेशन को रोकना, चाहे राजपूत बटालियन हो, सिख बटालियन हो, जाट बटालियन हो, ये सारी बटालियन इसलिए क्रिएट की गई जिससे डिस्क्रिमिनेशन बनाया जा सके, और इन सब लोगों को फील हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी अलग है। आइडेंटिटी अलग रहेगी तो कभी भी नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आएगी, और 1857 जैसा कोई रिवॉल्ट हम लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इनकी आर्मी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो है जुडिशियल सिस्टम। तो जैसे ही ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश लोगों ने शुरुआती स्टेज में एज अ ट्रेडर, और धीरे धीरे लैंड रेवेन्यू, जब इन्होंने बंगाल पर कंट्रोल किया तो लैंड रेवेन्यू जैसे ही सामने आया, और फिर इन्होंने लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम चलाई थी। जैसे इन लोगों ने शुरुआत में बोला कि भाई हम लोग जो जमींदार है, या एक तरीके से जिसके पास बड़ी लैंड होल्डर है, उसके साथ एक तरीके से इन लोगों ने एग्रीमेंट किया। तो इनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, उस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ने बहुत सारे लोगों को लैंड का ऑनर बना दिया, और लैंड का ऑनर जब बना दिया तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट भी क्रिएट हुई। जब कोई ऑनर होगा लैंड का, तो हो सकता है वो लैंड को सेल करे, हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी को अपनी आगे वाली जनरेशन को देना स्टार्ट करे। तो फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट हुई लैंड को लेकर और लैंड राइट को लेकर, और लैंड राइट से ही ब्रिटिश लोगों को लगा कि भैया अब इंडिया में जुडिशरी स्टेब्लिश करना हमारे लिए जरूरी है, चाहे वो रैयतवाड़ी सिस्टम हो। रैयत मतलब क्या होता है, फार्मर। तो इन लोगों ने रैयत को, फार्मर को एक तरीके से क्या दे दी, ओनरशिप दे दी। और फार्मर को कई बार डेट लेना पड़ता था कैश क्रॉप के लिए। ये लोग हमसे इंडिगो, कॉटन, टी, ये सारी प्लांटेशन करवाते थे,
और हमारे फार्मर के पास इतना पैसा नहीं था कि भाई वो अपने घर से लगा सके, तो इसलिए वो डेट लेता था। और जब डेट लेता था तो उसके लिए कोई मॉर्गेज के रूप में रखना पड़ता था, तो ये क्या करता था, अपनी लैंड को बोलता था कि भैया आप हमारे लैंड के पेपर ले लो, और जिस दिन हम आपको कर्ज चुका देंगे तो हमारे लैंड के पेपर वापस दे देना। लेकिन इसको लेकर कई बार डिस्प्यूट क्रिएट होता था। जो साहूकार हुआ करते थे, जो या फार्मर को डेट दिया करते थे, कई बार वो लोग मिसयूज करते थे अपनी पावर का। किसान को देते बहुत कम पैसे थे और बताते बहुत ज्यादा थे, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था। तो वो कई बार उनकी लैंड को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, और यहीं से स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट क्रिएट होना और लॉ की प्रॉब्लम होना। तो ब्रिटिश लोगों ने इसके लिए लैंड रेवेन्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली बार जुडिशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। और जो वॉरेन हास्टिंग था, उसके सामने ही पहली बार ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि उसने ही डायरेक्ट तरीके से बंगाल को अपने अंडर किया 1772 में। वॉरेन हेस्टिंग, तो इसी ने इंडिया में जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया। और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश लोग इसमें रिफॉर्म करते गए, जैसे जैसे इन्हें अच्छा लगता रहा कि भाई हाँ ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने अपने हिसाब से एक तरीके से इस्टेब्लिश करनी। और वॉरेन हेस्टिंग ने दो एक तरीके से सिस्टम इस्टेब्लिश किए इंडियन जुडिशरी में भी। एक तरफ दीवानी, आप लोगों को पता है दीवानी, दीवानी मतलब सिविल केस। जब फैमिली में कोई इशू होता है, या मनी का कोई इशू हो, डिवोर्स का कोई इशू हो, या प्रॉपर्टी का इशू हो, जिसमें आप लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन आपस में डिस्प्यूट हो गया और वो डिस्प्यूट इतना बड़ा है कि सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप लोग कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो और अपना डिवोर्स फाइल कर सकते हो, या फिर अपने प्रॉपर्टी को लेकर जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकते हो। उसे ही हम कहते हैं दीवानी या सिविल केस। तो इसमें क्या होता है, एक्स वाई आपस में लड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी वाले केस जो होते हैं वो, और उस टाइम इसे क्या कहते हैं, दीवानी। तो दो एक तरीके से कोर्ट स्टैब्लिश की वॉरेन हेस्टिंग ने, एक दीवानी कोर्ट और दूसरा फौजदारी। फौजदारी का मतलब क्या था, फौजदारी का मतलब था क्रिमिनल केस से रिलेटेड, कि अगर किसी ने क्राइम किया है, किसी को मर्डर किया है, या फिर किसी और पर्सन के साथ कोशिश की है कि भैया उसको मार दें, या किसी को किडनैप किया है, ये सारे केस किस में आते हैं, फौजदारी में आते हैं, जिसे आजकल हम कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट। तो इंडिया में अभी दो एक तरीके से कोर्ट आपको दिखेंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हाई कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे। एक जो जिसका काम है सिविल केस को हैंडल करना, और दूसरा जिसका काम है क्रिमिनल केस को हैंडल करना। और क्रिमिनल केस में आप लोगों को डायरेक्ट जेल होती है, लेकिन इस वाले में आप लोगों को कुछ ना कुछ इकोनॉमिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेब्लिश की जाती है, और अगर आप उसको करने में फेल होते हो उसके बाद आपको जेल होती है। जैसे विजय माल्या इंडियन बैंक्स के बहुत सारे पैसे लेके भाग गया, तो पहले वो सिविल केस था, लेकिन जब उसे बुलाया गया तो वो वापस नहीं आया, तब उसने क्राइम कर दिया कि भैया तुम्हें बुलाया गया और तुम हमारे पब्लिक के पैसे लेके गए, और उस पब्लिक के पैसे से हमारे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई, तो आप लोगों ने बिना उसके, बिना हमारी परमिशन के एक तो हमारा देश छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपने बहुत सारे हमारे लॉ का वॉयलेशन किया है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से उसमें क्राइम में फिर आ जाती है। ऐसे ही किसी को किडनैप करना जबरदस्ती, या किसी को पीटना, या मारने की धमकी देना कि भैया मैं तुम्हें मार दूंगा, या कोई हथियार दिखाना, वो सारी चीजें फौजदारी उसमें थी। ब्रिटिश लोगों ने दीवानी में या सिविल केस में जो रूल एंड प्रोसीजर जो इम्प्लीमेंट किया कि भैया कैसे दीवानी या सिविल केस चलेंगे, वो कैसे एक तरीके से होगा, तो इन्होंने बोला दीवानी केस में दो तरीके से चलेगा, एक हिंदू लॉ और दूसरा मुस्लिम लॉ। अभी भी हमारे देश में ऐसा ही होता है, आप लोगों को पता होगा। जब मुस्लिम मैरिज के इशू आते हैं, या मुस्लिम की जो प्रॉपर्टी के इशू आते हैं, उसको अलग से एक तरीके से किया जाता है।
और हिंदू लॉ के लिए अलग से हिंदू लॉ इम्प्लीमेंट होता है। और हिंदू के अंडर बहुत सारी कम्युनिटी शामिल है, इवन सिख, बौद्ध, जैन, इन सबको भी हिंदू में इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसे हमारे देश में चलता है, और ये सारा एस्टेब्लिश कहां से हुआ? ब्रिटिश टाइम पीरियड से। और ब्रिटिश ने ये सारी चीजें क्यों की? जिससे डिस्क्रिमिनेशन बनाया जा सके रिलीजन के बेस पे। अगर डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तो इन लोगों को लगेगा हम सब अलग अलग आइडेंटिटी है, और ये लोग क्रिएट करना चाहते थे। हिंदू लॉ थोड़े सॉफ्ट होते हैं, मुस्लिम लॉ थोड़े हार्ड है। इनमें जो आपको सजा होने वाली है वो थोड़ी ज्यादा होने वाली है, और हो सकता है आपको दिक्कत भी हो। इसीलिए ये लोग फौजदारी में मुस्लिम लॉ को ही इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इनको इंडियन लोगों को थोड़ा सा बोलना है कि भैया अगर आप कुछ गलत किए तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। और पनिशमेंट मिलने के साथ ही आप लोगों के साथ हो सकता है कि आपके बहुत सारे जो राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, वो सारी चीजें भी आपकी कहीं ना कहीं चली जाए। तो ये एक तरीके से इन लोगों ने रूल और प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया। और ज्यादातर शुरुआती स्टेज में इंग्लिश की जो लैंग्वेज थी वो, या फारसी जो मुगलों की लैंग्वेज थी, वो एक तरीके से यूज की जाती थी। उसी के बेस पे केस हुआ करते थे, और उसी के बेस पे सारी चीजें चलती। फिर इन लोगों को कुछ रिफॉर्म की जरूरत हुई, और रिफॉर्म के लिए इन लोगों ने 1773 में एक एक्ट बनाया। 1773 में एक एक्ट बनाया, और इस एक्ट के थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में, बंगाल में ही एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया। और ये वाली सुप्रीम कोर्ट जो आज की हमारी सुप्रीम कोर्ट है उससे डिफरेंट है। इस सुप्रीम कोर्ट का काम क्या था? जो यूरोपियन लोग थे या जो ब्रिटिश लोग थे उनके केस को देखना, और साथ में ही अगर बंगाल में कोई केस होता है और कोई अपील करना चाहता है, तो उस अपील को भी ये सुप्रीम कोर्ट सुनती थी, कोलकाता वाली। कि भैया अगर आपको लगता है कि भैया आपके यहाँ पर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन हुआ है, तो आप लोग आ सकते हो इस सुप्रीम कोर्ट के पास, और आप लोगों को जो भी जस्टिस चाहिए वो मिलेगा। तो इसमें एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था। ब्रिटिश लोगों को काफी ज्यादा ये लोग सपोर्ट करते थे। और एक और चीज क्या थी, ब्रिटिश लोगों का जो केस है वो ब्रिटिश जज सुनेगा, लेकिन इंडियन लोगों का केस भी हो सकता है ब्रिटिश जज सुने या कोई इंडियन जज ही सुने। ऐसे एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो सुप्रीम कोर्ट शुरुआती स्टेज में थोड़ा अच्छे से काम भी की, और एक और चीज बोली, अगर कोई इस टेरिटरी से बाहर है, मान लीजिए अवध में कोई केस होता है आज के यूपी में, तो दोनों पार्टियां ए और बी अगर चाहें तो अपने बीच एग्रीमेंट कर सकती हैं कि भैया हम लोग इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, जो कहां पे है? कोलकाता में। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे अलाउ थी। इस सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो भी एक तरीके से रूल एंड प्रोसीजर इंप्लीमेंट किया जाता था वो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग था। ब्रिटिश या यूके में जो भी चीजें चलती थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ के रूल एंड प्रोसीजर होगा, माई लॉर्ड होगा, ये सारी चीजें होंगी। और ब्रिटिश लॉ में जो भी मॉडर्न मॉडर्न चीजें हैं वो सब एक तरीके से इसमें इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और फिर उसके बाद कॉर्नवालिस जब आता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। वो सोचता है कि ठीक है हम लोगों ने जुडिशरी बनाई, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। तो कॉर्नवालिस आएगा और वो कुछ रिफॉर्म करेगा। सबसे बड़ी रिफॉर्म क्या करेगा? जो डिस्ट्रिक्ट का हेड था, जिसे आजकल आप लोग आईएएस के नाम से जानते हो, या इंडियन सिविल सर्विस था, उसके पास पहले दो रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। एक रेवेन्यू की, टैक्स कलेक्ट करना, और साथ में ही जुडिशियल पावर भी इसके पास थी। अलग से जुडिशियल पावर के लिए नहीं था कोई। तो कॉर्नवालिस को लगा इसी पर्सन के पास जुडिशियल पावर, इसी पर्सन के पास रेवेन्यू या टैक्स की पावर, तो कहीं ना कहीं इस पर डबल बर्डन है। और इस डबल बर्डन की वजह से हमारी जो जुडिशरी है उसमें बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं।
कई बार ऐसा भी देखा गया, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, अगर इसके खिलाफ कोई केस लाया जाता है तो ये खुद एक तरीके से जुडिशियल सिस्टम है, तो अपने अगेंस्ट कोई केस देता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन करता है या अपने फायदे की बात करता है। तो इसलिए कॉर्नवालिस ने बोला कि भैया तुमसे जुडिशियल जो राइट है वो लिए जाते हैं, और जुडिशियल राइट अब हम किसको नहीं देंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को नहीं देंगे, उसको सिर्फ टैक्स वाला राइट है, ये वाला। तो रिवेन्यू करना और लॉ एंड ऑर्डर देखना ये तुम्हारा काम है, ना कि जस्टिस देना तुम्हारा काम है, ये सारी चीजें। मुगल टाइम पीरियड में जो जस्टिस का काम था वो करते थे काजी। काजी एक पोस्ट हुआ करता था, जैसे यहाँ पे एज अ जज एक तरीके से होते थे, ऐसे मुगल रूलर काजी लोगों को अपॉइंट करते थे। और वो काजी लोग बहुत सारे जजमेंट में, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, उस टाइम कुछ ना कुछ डिसीजन दिया करते थे। तो वो सारी चीजें भी इन लोगों ने इंक्लूड थी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश में कुछ नए नए फिलोसॉफी आई, नई नई चीजें आई, तो इन लोगों ने नई नई चीजों को इम्प्लीमेंट किया। विलियम बेंटिक जो आता है, वो विलियम बेंटिक एक अच्छा पर्सन था। और विलियम बेंटिक इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी करता है जिससे इंडियन लोगों को फायदा हो। तो विलियम बेंटिक क्या करेगा, बोलेगा देखो जुडिशियल सिस्टम में इंडियन की जो लोकल लैंग्वेज है उनको आप लोग यूज कर सकते हो। दूसरा वो क्या करेगा कि भैया हम आप लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट स्टेब्लिश कर देते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान कोलकाता नहीं आ सकता, या हर कोई इंसान मद्रास नहीं आ सकता, हर कोई इंसान बॉम्बे नहीं आ सकता। तो उसने कुछ छोटी छोटी कोर्ट स्टेब्लिश कर दी कि अगर किसी को कोई छोटी प्रॉब्लम है तो वहां पर एक ब्रांच एक तरीके से सब ब्रांच के रूप में है, और आप लोग वहां पे केस कर सकते हो और अपने हिसाब से जो भी आपको न्याय चाहिए वो सारी चीजें हो सकती है। तो जिन्हें हम कहते थे सदर दीवानी, सदर फौजदारी या निजामत, ये सारी चीजें बेंटिक स्टेब्लिश करेगा। और बेंटिक एक अच्छा पर्सन था। जब भी विलियम बेंटिक का नाम आए तो आप इसे पॉजिटिव रूप में देखना, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत कम ब्रिटिश रूलर थे जिन्होंने इंडिया में पॉजिटिव रूप से काम किया, जिनमें से एक थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पॉजिटिव तरीके से इंडिया में काम करते हैं और इंडियन लोगों को कुछ फैसिलिटी देने के लिए ये दीवानी, सदर दीवानी और सदर निजामत स्टैब्लिश करते हैं। और फिर उसके बाद मैकाले, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। चाहे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी हो या इंडियन जुडिशियल सिस्टम हो, उन सब में लॉर्ड मैकाले का नाम काफी ज्यादा फेमस है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम भी लॉर्ड मैकाले का नाम आएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हमारे देश में लैंग्वेज का इशू आता है तो लॉर्ड मैकाले की बहुत सारी बातें तुरंत जाग जाती है। तो लॉर्ड मैकाले के अंडर एक कमीशन बैठाई जाएगी, और उस कमीशन के बेस पर ही एक आईपीसी बनेगी, जो आज भी इंडिया में चलती है, इंडियन पीनल कोड। ये किसके लिए होती है आईपीसी? क्रिमिनल केस के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आज भी हमारे देश में बहुत सारे केस हैं जिनके लिए हमारी पार्लियामेंट के पास अलग से एक्ट नहीं है। तो उस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईपीसी का यूज करते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर के लिए आईपीसी का एक सेक्शन था 377, जिसके थ्रू क्या बोला गया था कि ट्रांसजेंडर अगर आपस में मैरिज करते हैं तो वो इलीगल है, अननेचुरल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक डिसीजन में इस आईपीसी को हटा दिया। ऐसे ही आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब क्या होता है? शादी के बाद भी अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो वो इंडिया में आईपीसी के थ्रू पहले बैन थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और उसने बोला राइट टू प्राइवेसी के अकॉर्डिंग किसी को भी अपनी बॉडी पर राइट है। तो अडल्ट्री को अब हमारे देश में इलीगल नहीं माना जाता। लेकिन एक प्रोविजन और उसमें इंक्लूड किया, अगर कोई पार्टनर चाहता है तो अडल्ट्री के बेस पे डिवोर्स फाइल जरूर कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि भैया उसके पार्टनर उसके साथ धोखा किया है,
तो इंडिया में मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन है या फेथ है, अगर किसी को ये सारी चीजें लगती है, लेकिन इसके बेस पे किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता, लेकिन पहले बनता था कि अगर आप लोग एडल्ट्री करते मिले तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस बनता था और आप लोगों को सजा भी हो सकती है। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि हमारा राइट टू प्राइवेसी हम लोगों को ये अथॉरिटी देता है कि हमारा अपनी बॉडी पर पूरा राइट है, इवन शादी के बाद भी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शादी के बाद का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पहले इंसान थे और उसके बाद आप लोगों के ह्यूमन राइट चले जाएंगे। ये सारे प्रोविजन भी आईपीसी में मैकाले के टाइम में थे। और फिर उसके बाद मूव लिंचिंग से जुड़ी हुई आपने बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे, वो भी आईपीसी में दे रखा है कि भाई वो किसके, रेप से जुड़े हुए, जब इंडिया में निर्भया इंसिडेंट से पहले जब बहुत सारे प्रोविजन नहीं थे तो आईपीसी के ही बहुत सारे प्रोविजन का हम लोग यूज करते थे। तो ये सारी चीजें भी इंडिया में आईपीसी के थ्रू। और अभी कई बार डिमांड चलती है कि ये आईपीसी जो है ये ब्रिटिश के टाइम की है और इसमें बहुत सारे लूप होल है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट हैं जो इंडियन कल्चर को या मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो हम लोगों को इस आईपीसी को अब रिप्लेस कर देना चाहिए और हमारे देश में अलग से चीजें होनी चाहिए और क्रिमिनल के लिए अलग से एक्ट बने। और साथ में ही सिविल केस के लिए हमारे देश में क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आप लोगों ने सुना होगा, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब क्या होता है कि बिना रिलीजन के, बिना कास्ट के, बिना जेंडर के इंडिया में सिविल केस के लिए एक ही कोड होना चाहिए। इस एक कोड के अकॉर्डिंग हमारे देश में सभी सिटीजन के साथ जस्टिस होना चाहिए। लेकिन कई बार इसमें बहुत सारे रिलीजियस इशू उठ जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ऐसे तो आप लोग हमारी मैरिज इंस्टीट्यूशन को या हमारे रिलीजन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो इस वजह से इसको लेकर हमारे जो आप लोग डीपीएसपी देखेंगे उसमें भी मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 कि हमारी गवर्नमेंट कोशिश करेगी आफ्टर इंडिपेंडेंस या जब हमारे पास रिसोर्स होंगे या हमारा सोसाइटी चाहेगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो सारी चीजों को, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में काफी दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और फिर उसके बाद ये लोग जो 1861 का मैं एक्ट बता रहा था आप लोगों को पहले भी, जिसमें इन लोगों ने बहुत सारे प्रोविजन आर्मी में भी किए, उसी एक्ट के थ्रू 1861 में इन लोगों ने जुडिशियल सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश की। जैसे कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों में इन लोगों ने हाई कोर्ट एस्टेब्लिश की। इंडिया की पहली 3 हाई कोर्ट अगर आप लोगों को जाननी है तो याद रखना 1861 में जो इनके 3 प्रोविंस मैन इनके एक तरीके से रूल जहां से किया करते थे, इनके जो हब थे वहीं पर पहली बार इन लोगों ने हाई कोर्ट एस्टेब्लिश की। तो एक थी बॉम्बे में, दूसरी थी बंगाल में जहां पर पहले ही ये लोग 1773 में सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश कर चुके थे, और थर्ड इनकी बनी मद्रास में। एक ईस्टर्न बॉर्डर पर, एक साउथ इंडिया में और एक वेस्टर्न पे, तीनों जगह इन लोगों ने एक तरीके से हाई कोर्ट बना दी। और इस हाई कोर्ट को बनाने का पर्पज यही था कि कैसे हम लोग सही से इंडिया में जुडिशियल सिस्टम को स्टेब्लिश करें। और आज के टाइम भी आप देखोगे तो हमारे देश में यूनिफिकेशन दिखता है, इंटीग्रेटेड है हमारी जुडिशरी। नीचे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऊपर लेवल पे हाई कोर्ट और सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, ये सारा हायरार्की हमारे देश में दिखता है। और आज की जो सुप्रीम कोर्ट हमारी है वो आई 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ब्रिटिश लोगों ने हमारे नेशनलिज्म की वजह से एक एक्ट आया, और आप लोगों ने राउंड कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना होगा, उन राउंड कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा डिस्कशन हुआ और उसके बाद एक एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके थ्रू इंडिया में एक फेडरल कोर्ट बनी, फेडरल कोर्ट, या आज की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है। और ये कहां पर एस्टेब्लिश हुई? दिल्ली में। 1911 में ब्रिटिश की जो कैपिटल है कोलकाता से शिफ्ट हो गई दिल्ली,
और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, नेशनलिज्म काफी ज्यादा हो रहा था बंगाल में, रिवॉल्यूशनरी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ब्रिटिश लोगों को लगा कोलकाता में रहना हमारे फायदे की चीज नहीं है, तो इन लोगों ने अपनी कैपिटल चेंज कर दी, और जिससे कि हम लोग इंडियन रिवॉल्यूशन या इंडियन नेशनलिज्म से थोड़ा सा बच सके। तो फेडरल कोर्ट दिल्ली में 1935 और 1773 में सुप्रीम कोर्ट, याद रखना इनमें कंफ्यूज मत होना, कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट थी वो 1773 में, इस फेडरल कोर्ट के पास इस सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर थी। इस सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इस्टेब्लिश किया था बंगाल वाले के लिए, हमने देखा भी था, और साथ में ही यहाँ पे इंग्लिश रूल एक तरीके से चलता था। अगर किसी का मन है तो मद्रास से, बॉम्बे से, दोनों पार्टी अगर एग्री है तब सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। और यह फेडरल कोर्ट, फेडरल का मतलब होता है दो पावर, एक तरफ सेंटर, दूसरी तरफ स्टेट, उन दोनों के बीच कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो किसके पास जाता है, फेडरल कोर्ट के पास। इंडिविजुअल पर्सन को इसमें अलाउ नहीं होता है। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमने क्या किया, ये जो कोलकाता वाली सुप्रीम कोर्ट थी इसकी पावर भी किसको दे दी, अपनी सुप्रीम कोर्ट को दे दी। तो फेडरल काम तो वो करती है ही, साथ में आप लोगों के फंडामेंटल राइट या आप लोगों को कोई भी राइट लगता है जो गवर्नमेंट आपसे छीन रही है, उसके लिए आप आज की मॉडर्न हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं जो न्यू दिल्ली में है। तो अब हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पावर है, कोलकाता वाली के पास वाली भी और फेडरल कोर्ट वाली भी। तो आप लोगों से दो चीजें पूछी जाएंगी कि इंडिया की फेडरल कोर्ट किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बनी वो 1773। ये चीज याद रखना। अब हम अगर इनका एनालाइजेशन करें कि भाई क्या इनका जुडिशियल सिस्टम कैसा था, तो ये लोग बोलते थे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। आज के मॉडर्न टाइम में माना जाता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ी पावर है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही सारी दुनिया चलनी चाहिए। और अगर रूल ऑफ लॉ जिस कंट्री में नहीं है तो इसका मतलब उस कंट्री में प्रॉब्लम है। तो ब्रिटिश लोग कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है जुडिशियल, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, और हम जो भी रूल चलाते हैं वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है। रूल ऑफ लॉ, जो लॉ है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इंडियन और ब्रिटिश लोगों के साथ। जब इंडियन लोग किसी चीज के लिए जाते हैं उसके लिए पनिशमेंट कम है, लेकिन इंडियन लोगों के लिए तुरंत तो डिसीजन दिया जाता है और साथ में पनिशमेंट भी हाई कर दिया जाता है। दूसरा, रॉलेट एक्ट जो इनका आया, वो रॉलेट एक्ट बिना वकील के, बिना एफआईआर के ब्रिटिश लोगों को परमिशन देता है कि भैया आप लोग इंडियन लोगों को अरेस्ट कर सकते हो। तो उसमें भी कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ नहीं दिखाई देता। जैसे आज के हमारे मॉडर्न टाइम में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको एक जुडिशियल नोटिस दिया जाता है, उसके बाद ही उसको अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर वो कोई ऐसा क्राइम करे जो हमारी सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा, एक कह सकते हो कि सोसाइटी को उससे काफी ज्यादा हार्म पहुंचे। जैसे कोई रेप करता है, निर्भया केस हुआ था तो उसमें एफआईआर की जरूरत नहीं थी। तो क्रिमिनल लोगों ने सोसाइटी के खिलाफ इतना ज्यादा वायलेंस किया था कि उन लोगों को तुरंत अरेस्ट करना हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा था और सोसाइटी में पीस बनाने के लिए भी अच्छा था। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने जो भी चीजें की, डिस्क्रिमिनेशन बना के रखा हमेशा कि भैया ब्रिटिश लोग जो होंगे वो थोड़े एलिट है और उनका जो केस है वो सिर्फ कौन सुनेंगे, ब्रिटिश जज ही। और अगर किसी ने जज की बात को टालने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ही उसका रिस्क झेलना पड़ेगा, खासकर इंडियन लोगों को। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इन लोगों ने नाम नाम का तो बोला था कि हाँ भैया ब्रिटिश में रूल ऑफ लॉ है, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ में डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था। ब्रिटिश लोगों को ज्यादा सिक्योरिटी, इंडियन लोगों को ऊपर जाने की आजादी नहीं, और इंडियन लोगों के खिलाफ काफी ज्यादा वायलेंस होता था जुडिशियल के थ्रू। दूसरा आता है इक्वालिटी इन जुडिशरी। जैसे आप लोग देखते होंगे
मूवियों में आप लोगों ने देखा होगा, जो जुडिशरी होती है वहां पे एक मूर्ति होती है और उसकी काली पट्टी बंधी होती है, और उसका रीजन होता है कि जुडिशरी अंधी है। या एक मूवी भी आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की देखी होगी, अंधा कानून। तो इसका मतलब ये होता है, जब भी जुडिशरी किसी भी केस को हैंडल करेगी तो वो ये नहीं देखेगी कि सामने वाला बंदा कौन है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, फलानी कास्ट का है या फलाने रिलीजन का है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। तो जुडिशरी आंख बंद करके एक तरीके से डिसीजन लेती है और वो सबके साथ एक तरीके से जस्टिस करती है। तो ऐसे ही ये लोग बोलते थे कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इक्वालिटी पे चलता है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंडियन और ब्रिटिश के लिए। और पहले ही हम बोल चुके हैं हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात मानी जाती है, लेकिन कहीं इनके यहाँ दिखता नहीं है। और इसका एक सबसे बढ़िया इंसिडेंट क्या है, एक इनके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। तो रिपन ने क्या किया, एक बिल लेके आए रिपन जी, और उस बिल के थ्रू रिपन ने बोला कि हम एक प्रोविजन करते हैं कि अब ब्रिटिश लोगों का जो केस है वो इंडियन जज भी सुन सकेंगे। लेकिन जैसे ही इसने प्रोविजन किया तो ब्रिटिश वालों को थोड़ा दिक्कत हुई और फिर इंडिया में ही व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, सफेद क्रांति एक तरीके से हुई। और उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या किया, इंडियन लोगों को बोला, ब्रिटिश के लोगों ने, कि इंडियन लोग हमारा केस कैसे सुन सकते हैं, हम तो ज्यादा सुपीरियर हैं, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, और हमारी तो वो थ्योरी खराब हो जाएगी। तो उस बिल का नाम जो था उसका नाम था एल्बर्ट बिल। आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि एल्बर्ट बिल क्या था। तो जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड बिल था, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन लोगों को पावर दी जा रही थी कि भैया आप लोग भी ब्रिटिश का केस सुन सकते हो। लेकिन ब्रिटिश के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, बहुत सारे लोगों ने इस एल्बर्ट बिल के खिलाफ एक रिवॉल्यूशन चलाया और बोला कि इस बिल को वापस लो। तो एंड में रिपन को इस बिल को वापस भी लेना पड़ा, और कुछ साल बाद रिपन ने फिर अपने उससे पोस्ट से बोला कि भैया मैं रिजिग्नेशन देता हूँ जब आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते। तो ये दोनों चीजें होनी तो चाहिए। जब भी जुडिशियल सिस्टम आता है तो पहली बात होती है रूल ऑफ लॉ, रूल से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे पीएम हो या नॉर्मल सिटीजन हो। अगर मर्डर किया है तो उसका भी केस ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे एक नॉर्मल सिटीजन का है, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में ये सारी चीजें हमें दिखती नहीं है, नाम नाम की बस है। ऐसे ही इक्वालिटी इन जुडिशियल सिस्टम, कि भैया सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, चाहे ब्रिटिश हो या इंडियन हो, लेकिन ऐसा भी इनको कहीं नहीं दिखता। और इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल रिपन के समय आने वाला एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल के समय ब्रिटिश लोगों ने एक तरीके से इसका विरोध भी किया कि भैया आप लोगों ने ऐसा क्यों दिया। तो ये नाम नाम का तो हम कह सकते हैं कि जुडिशियल सिस्टम इनका था, लेकिन ये सही में रियल में ब्रिटिश लोगों के फायदे के लिए था। और इससे इंडियन लोगों को काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और हमारे देश में सोसाइटी में जो सोशल फैब्रिक था वो इन केसों की वजह से काफी बिगड़ा भी। और इसका फायदा ब्रिटिश लोगों को अपनी इंपीरियल जो पावर है उसको इम्प्रूव करने में मिला। ठीक है, तो ये जुडिशियल सिस्टम था। आप लोगों में से किसी को और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। फरीन जी, दीप्तांशु जी और सृष्टि जी। सृष्टि जी आपको समझ आया, आप सबसे बाद में आए थे। ठीक है, तो ये जुडिशियल सिस्टम था। तो जब भी आप लोगों से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को इन सारे सिस्टम को साथ में बताना है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। मेंस की बात करें, टेल अबाउट सम इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन विद सम सुटेबल एग्जांपल। तो आपको उसमें सिविल सर्विस के बारे में बताना होगा, पुलिस के बारे में बताना होगा, आर्मी के बारे में बताना होगा, और जुडिशियल सिस्टम, ये सारी चीजें। ये एक होलिस्टिक भी हो गया कि सारे टॉपिक के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, एक एक यूनिट के बेस पे पूछा जा सकता है।
कि जुडिशियल सिस्टम कैसा था उनका और उसमें क्या क्या एडवांटेज थी, क्या डिसएडवांटेज थी, वो सारी चीजें आपसे पूछा जाता है। What you know about judicial system of British? Critically analyze with suitable example. Critical वर्ड जैसे ही आए तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं। और प्री में आप लोगों के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, और 3-4 पॉइंट आप लोगों को दे दिए जाएंगे कि भैया इसमें रूल ऑफ लॉ था, इक्वालिटी इन जस्टिसरी थी, कुछ चीजें फैक्चुअल भी पूछी जाएंगी कि भाई कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट थी वो 1935 के एक्ट के थ्रू बनी या 1773 के थ्रू बनी। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दीवानी कोर्ट क्या थी, फौजदारी कोर्ट क्या थी, उसमें कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट होता था दीवानी के लिए, प्रोसीजर क्या था, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ या ब्रिटिश लॉ। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है हाई कोर्ट जो थी वो किस एक्ट के थ्रू हुई और कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई। इससे रिलेटेड ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं जो आप लोगों से प्री में भी पूछे जा सकते हैं। और प्री में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, एक स्टेटमेंट आपकी थोड़ी फैक्चुअल टाइप की होगी और दूसरी स्टेटमेंट आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी। यहाँ से पूछा जा सकता है रूल ऑफ लॉ जुडिशियल सिस्टम में कैसा आपको फील हुआ, पॉजिटिव किया इन लोगों ने हमारे लिए या नेगेटिव किया। एट द एंड ये सारा सिस्टम ब्रिटिश लोगों ने अपने होम जो नेशन था उसके लिए बनाया था। इंडियन लोगों को कभी इन लोग चीजों का फायदा नहीं हुआ, हमें हमेशा लॉस ही हुआ, चाहे पुलिस सिस्टम हो, सिविल सर्विस हो, आर्मी हो या जुडिशियल सिस्टम हो। सबका मेन मकसद बस इतना ही है, ब्रिटिश इंपीरियल पावर को और स्ट्रॉन्ग कितना किया जाए और इंडियन नेशनलिज्म को कितना हम लोग एक तरीके से प्रेशराइज कर सकते हैं और कितने दिन तक हम लोग रूल कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछे जाएंगे या पूछा जाएगा आईपीसी किस कमीशन के अकॉर्डिंग बनी, तो मैकाले कमीशन। आईपीसी आजकल न्यूज में भी बहुत रहती है और जो टॉपिक न्यूज में होगा उसके पूछे जाने की कंडीशन और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट न्यूज में तो पूछा जा सकता है, हाई कोर्ट का न्यूज में तो भी पूछा जा सकता है, तो वहां पर और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अब आप लोग लिखिए जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, और इसके इंट्रोडक्शन में लिखिए, हेडिंग डालो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, डेट जरूर डाला करो जिससे आप लोगों को याद रहे कब पढ़ा और कब रिवीजन किया। लिखिए इन इंडिया, in India, British need judicial system after launch of land revenue policy, after launch of land revenue policy which create परेन जी कुछ पूछना है क्या आपको? परेन जी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। कुछ पूछना है आपको? नो सर। तो आपका मैं कौन था? ठीक है, देखिए which create dispute related to land right, which create dispute related to land right, इसी में ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वॉरेन हेस्टिंग्स
start British judicial system, British judicial system in Bengal, after taking their direct control, after taking their direct control. अगला हेडिंग आपका रहेगा डेवलपमेंट। कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट कैसे आए, वो आपका रहेगा। ये जो मैंने पहले लिखा है ये आपका इंट्रो है, तो इंट्रो में आप लोग बता सकते हो कि भाई किस वजह से इनको जुडिशियल सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो सबसे बड़ा रीजन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से ओनरशिप राइट आए, ओनरशिप राइट आए तो लैंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाने लगा, और ट्रांसफर जब हो रही थी उसके बाद फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट हुए, सोसाइटी में डिस्प्यूट क्रिएट हुए, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। अगला लिखिए डेवलपमेंट, इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, वॉरेन हेस्टिंग establish Warren Hastings established a दीवानी, दीवाली में ब्रैकेट में लिख लेना सिविल कोड आज के अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोगों से जब भी हिस्ट्री में पूछा जाएगा तो सिविल कोड का नाम नहीं दिया जाएगा, दीवानी दिया जाएगा, याद रखना ये चीज। लेकिन आप लोग अपनी समझ के लिए लिख सकते हो आज की सिविल कोड। एस्टेब्लिश दीवानी ब्रैकेट में सिविल कोड, एंड फौजदारी, एंड फौजदारी ब्रैकेट में लिख लेना क्रिमिनल कोड, एंड फौजदारी ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंड फौजदारी कोड in each district, in each district in each district where judicial work, where judicial work under the control of district head, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेड, इसका मतलब डीएम या आज का आईएएस ऑफिसर, तो उसके अंडर ही वॉरेन हेस्टिंग ने ये सारी चीजें एस्टेब्लिश की। अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग फेज में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम जो जुडिशियल सिस्टम था डिस्ट्रिक्ट का वो किसके अंडर था, तो डिस्ट्रिक्ट हेड या आईएएस ऑफिसर के अंडर था। या दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा अलग से एक जज था उसके अंडर था, तो ऐसा कुछ नहीं था, सब एक डिस्ट्रिक्ट हेड के अंडर ही था। लिखिए पॉइंट नंबर 2, इन दीवानी कोड, इन दीवानी कोड हिंदू लॉ, हिंदू लॉ फॉर हिंदूज
and Muslim law for Muslim was used but in फौजदारी case Muslim law was implemented, but in फौजदारी case Muslim law was implemented. फौजदारी में हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लिए मुस्लिम लॉ थे, क्योंकि मुस्लिम लॉ जो आप लोगों को पता है कुरान के तहत एक शरीयत साथ में चलती है, वो थोड़ी हार्ड है। और उसमें क्या बोला गया है, अगर किसी ने किसी की एक आंख फोड़ी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी आंख निकाल ली जाए। तो ब्रिटिश लोगों को ये लॉ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें पता था देखो हमने तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ही किया है, तो अगर आप लोग क्राइम करोगे तो हम लोग शरीयत के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को कहीं ना कहीं या मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पनिशमेंट देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ब्रिटिश लोगों को अच्छी लगी, इसलिए वो हिंदू लॉ जो थे फौजदारी में थोड़े लिबरल थे। वहां पर थोड़ा ये बोला जाता था कि भैया आपकी परीक्षा ली जाएगी, एग्जामिन किया जाएगा, और ब्राह्मण के साथ अलग तरीके से, शूद्र के लिए अलग। ब्राह्मण का बेटा अगर कोई मर्डर करता था तो उसको कभी भी वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं देते थे, उसको थोड़ा सा पनिशमेंट 10 साल के लिए बस। और शूद्र का बच्चा अगर करेगा तो उसको कहीं ना कहीं कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता था। तो वहां पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, तो इन्हें लगा कि मुस्लिम लॉ थोड़ा ज्यादा यूनाइटेड है, तो उसी को इन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। इन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारे एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रहा है, ये चीज याद रखना। इन 1773 regulating act, a supreme court was established in Kolkata which first chief justice was एलिजा एम्पे। मैं इधर लिख देता हूं, was एलिजा एम्पे। ये आप लोगों से थोड़ा हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए, एलिजा एम्पे, तो ये भी थोड़ा याद रखना। was first chief justice एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, फुल स्टॉप। This court have control on Bengal, but if any two party
want to resolve their case, want to resolve their case, they can also appeal, they can also appeal. थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इसी का पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट से। इन दिस कोर्ट British law, in this court British law was implemented, British law was implemented ठीक है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट 1773 की, इससे बार बार क्वेश्चन बनता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के एग्जाम देखो या पीसीएस के एग्जाम देखो, जो बड़ी बड़ी सिविल सर्विस में उसका एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जुडिशरी हमारे देश में हर टाइम न्यूज में रहती है। और आप लोगों को पता है आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो 3 पिलर पे टिकी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। हमारे देश में पार्लियामेंट सिस्टम है, इस वजह से एग्जीक्यूटिव कभी भी लेजिस्लेचर के खिलाफ नहीं जाता और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के खिलाफ नहीं जाता, तो उनमें कहीं ना कहीं कोऑपरेशन है। तो जो भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी लेजिस्लेचर के बीच होता है, तो इसलिए जुडिशरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया की। और इंडिया में जो जुडिशरी है उसके पास काफी ज्यादा पावर है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पावरों में से एक, आफ्टर यूएसए इंडिया की जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट सेकंड नंबर पे आती है। हमने उसको इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट दी है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है लोगों को कभी ये ना लगे कि भैया हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है, और जब भी आपको लगे तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये आपके साथ ऑप्शन होता है, तो इसलिए हमारी जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन इंपोर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in 1793 Cornwallis implemented doctrine of separation of power, doctrine of separation of power, where district collector tax and judicial district collector tax and judicial power divided, district collector tax and judicial power divided। सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसोफर थे, उन्होंने दिया था। वो सबसे पहली बार इसका यूज आप लोगों को देखने को मिलता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां उनकी सारी जो अथॉरिटी अलग अलग है। जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आप वहां पे पढ़ोगे 3 डायग्राम के रूप में। आप लोगों ऐसे अगर वेन डायग्राम फॉर्म में मैं दिखाना चाहूँ तो ये 3 आपको अलग अलग सिस्टम ब्रिटिश में दिखेंगे, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा जुडिशरी, और इनके बीच कुछ सिंबल दिखेंगे, इसका मतलब है म्यूचुअल चेक एंड बैलेंस, और इसी को कहते हैं हम सेपरेशन ऑफ पावर।
और जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे तीनों पिलर अलग अलग होते हैं वो कहलाता है फेडरल, और जहाँ पे तीनों पिलर कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं उसे हम कहते हैं यूनियन। तो इंडिया में जो हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेजिस्लेचर से ही हमारी एग्जीक्यूटिव निकलती है, ये लिया हमने यूके से। और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो लिए हमने यूएसए से। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेमी फेडरल है या क्वेसी फेडरल है, या हम कह सकते हैं हाफ फेडरल है। और इमरजेंसी के टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल यूनियन फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उनकी क्वालिटी है कि उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसके अकॉर्डिंग बनाया है। और फेडरल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फेडरल में स्टेट को पावर ज्यादा मिल जाती है, यूपी बिहार को, तो वहां हमें डर था कहीं पाकिस्तान की तरह और जो स्टेट है वो डिमांड ना करना चाहे फ्रीडम की। तो इसलिए हमने कंप्लीट फेडरल अपने देश को कभी नहीं बनाया, यूनियन को ज्यादा पावर रखी जिससे हमारे देश का डिवीजन ना हो। और ये डर हमें जब से ही लग रहा था जब से पाकिस्तान हमसे लग हुआ था, तो इसलिए हमने क्वेसी फेडरल को अपनाया। या इन शॉर्ट में मैं कहूँ इंडिया का मॉडल क्या होता है, इंडिया इक्वल यूएसए प्लस यूके डिवाइडेड बाई 2। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है एक तरीके से। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखिए इसमें। लिखिए, इन विलियम बेंटिक टाइम पीरियड, इन विलियम बेंटिक टाइम पीरियड जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम allow to use, allow to use local language, allow to use local language and some, and some local court, and some local court like Sadar Diwani, like Sadar Diwani and Sadar Faujdari, Sadar Diwani and Sadar Faujdari also establish, also establish for giving justice, for giving justice to people, for giving justice to people. Justice to people. Next point. A law commission, a law commission was established, a law commission was established under Lord Macaulay, under Lord Macaulay, Lord Macaulay, which create,
Indian Penal Code, which create Indian Penal Code, IPC, which create Indian Penal Code. Indian Penal Code. Next point. 1861 High Court Act, 1861 High Court Act establish Kolkata, Bombay, and Madras High Court. Kolkata, Bombay, and Madras High Court. Madras High Court. Last point. Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 establish a federal court in Delhi. Establish a federal court in Delhi. Federal court in Delhi. तो आज की क्लास यहीं तक थी आप लोगों की। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बचे हैं, जो इसके फंक्शन और हैं, रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी ऑफ लॉ, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। आप लोगों को मैंने ग्रुप में कुछ पीडीएफ सेंड किए हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो कोशिश करना उन पीडीएफ को आप लोग एक बार रीड जरूर कर लो। एक आप लोगों को मिली होगी पार्टीशन ऑफ इंडिया और दूसरी आपको मिली होगी अर्बनाइजेशन। जब कभी भी हमें टाइम मिलेगा तो उस टाइम हम इन टॉपिक को डिस्कस जरूर करेंगे। इसका रीजन ये है कि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जब कभी आप लोग साथ में आओगे तो सैटरडे की क्लास में हम ऐसे टॉपिक डिस्कस किया करेंगे और इसका मेन पर्पस होगा आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कराना। देखो अभी जो हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चाहे आपका स्कूलिंग हुआ हो या आपका कॉलेज हुआ हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल सर्विस में वो इंटीग्रेटेड होता है, कभी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता। वहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया जाता है। तो उस क्लास में हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच से कैसे एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे आप लोग एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप में डेवलप कर सकते हो, और दूसरा आप लोग मेंस के लिए और एसए के लिए अपने आप को कैसे रेडी कर सकते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के एरिया में अपने आप को डिफाइन ना करो, बल्कि आप लोग देखो कि इसका एंगल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या आपकी फैमिली पर, इंडिविजुअल पर्सन, नेशन या वर्ल्ड पर क्या पड़ता है। तो वो थीम बेस्ड जो क्लास है उनका डेवलप करने का मेन पर्पस यही है कि आपको प्रैक्टिकल सिखाना, कि ऐसा नहीं होगा कि हर बार आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे और अलग अलग उनको डिवाइड रखोगे तो आप सही आंसर लिख पाओगे। उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों के अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो कि कैसे हर टॉपिक को हम लोग इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मॉडर्न एरा। जैसे मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मॉडर्न के साथ कंपेयर किया जाए, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एज अ सिविल सर्वेंट आपको आपके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए।
आप लोग हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हो जिससे आज के टाइम में हम लोग कैसे हिस्ट्री का यूज कर सकते हैं या अपनी हिस्ट्री से कुछ सीख सकते हैं, इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आप लोग उनको जरूर रीड करना एक बार, और किसी को उसमें प्रॉब्लम हो तो उस दिन मुझे पर्सनली आप लोग पूछ सकते हो, नहीं हम सैटरडे को ये टॉपिक डिस्कस किया करेंगे, और आप लोगों को भी थोड़ा बोलने का मौका होगा, आप लोग भी उसमें अपने सजेशन दिया करोगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे, और नहीं अच्छा लगा तो फिर ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज चलाएंगे, ठीक है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड होगा कि कैसे आप लोग उसे लेते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल, आप लोगों की छुट्टी रहेगी, नेक्स्ट क्लास मंडे को ही होगी, तो मंडे को मिलते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है। थैंक यू सर।